नमस्कार दोस्तों आज सबका मेरे YouTube चैनल ABS स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को करा रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं राज्य व्यवस्था खंड में। और जिस टॉपिक के अंतर्गत आज हम सवाल करेंगे वो है पहला टॉपिक राष्ट्रपति। देखते हैं दोस्तों इस टॉपिक के तहत जो पूछा गया है विगत वर्षों में पहला सवाल वो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा ऑप्शन दिया है कि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तीसरा दिया है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा ऑप्शन है कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बनाया है कि केवल 1, 2, 3 सही हैं। बी बनाया है कि केवल 1 और 3 सही हैं। सी है 1, 2, 4 सही हैं। डी है कि 1, 3 और 4 सही है। तो दोस्तों हम जब दिए हुए विकल्पों पर विचार करेंगे तो विकल्प 2 इसमें से गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडलों के दिया है कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जबकि दोस्तों संविधान का अनुच्छेद जो 54वां है वो राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें बताया गया है कि संविधान के निर्वाचित राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचित मंडल होगा उसमें से जो सदस्य होंगे, पहला होगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। निर्वाचित सदस्य दोस्तों, मनोनीत सदस्य नहीं। और दूसरा है जो उसके निर्वाचक मंडल में प्रावधान है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। और तीसरा है कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, जो कि संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा इन्हें जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में स्थान दिया गया था, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के। तो इस तरह से दोस्तों विकल्प आपका जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं। तो अभी दोस्तों हमने पहले प्रश्न की व्याख्या में आपको बताया कि दिल्ली और पांडिचेरी, तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को 70वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। अब देखते हैं अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। भारत में जो है कि व्यक्ति के अनुसार ये 11वें राष्ट्रपति थे, जो कि 2002 से 2007 तक जिनका कार्यकाल था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में दोस्तों जो है कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP का जो है कि प्रारंभ हुआ था। इसीलिए इन्हें जो है कि और इस प्रोग्राम के तहत भारत जो है कि मिसाइल में आत्मनिर्भर हुआ था, इसीलिए इन्हें जो है कि भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि व्यक्ति के रूप में चौथे नंबर के थे, तो व्यक्ति के रूप में 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित होती है। तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार पूछा है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और नीचे जो है कि कूट बनाया है केवल 1, केवल 2, दोनों में, न तो 1 न तो 2। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 53(1) के में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए केवल सही होगा, मतलब कि भारत की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद। ये थोड़ा ऑप्शन डी धुंधला हो गया है, फोटो के लेते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन डी है कि राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए सही है। भारत का जो गणतांत्रिक प्रमुख होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों जानिए कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत जो होगा। अतः भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है उसे राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, और वो है भारत का राष्ट्रपति, जिसका चुनाव जो है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ये दोस्तों ROAR 2021 में बनाया था, कठिनतम सवालों में यह था, क्योंकि ये पूरी तरह से GK बेस्ड है। और ऑप्शन दिया कि फ़खरुद्दीन अली अहमद, बी ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो नीलम संजीव रेड्डी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपतियों में जो नीलम संजीव रेड्डी थे
ये 2 अवधि में जो है कि लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। एक बार ये 67 से लेकर के 69 तक रहे थे, मतलब 1969 से लेकर के 1967 से लेकर के 1969 तक, और एक बार जो है कि ये 26 मार्च 1977 को बने थे लोकसभा अध्यक्ष, और ये रहे थे 13 तारीख 7वां महीना, मतलब कि 13 जुलाई 1977 तक ये रहे थे। और ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे 1977 से 1982 के बीच, नीलम संजीव रेड्डी। तो ये इकलौते ऐसे भारतीय राष्ट्रपति हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद भी सुशोभित किए थे। अब दोस्तों अगला सवाल है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन है राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान न्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। दोस्तों इसमें पूछा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी उस वक्त ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 65 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो पदभार जो है कि राष्ट्रपति का पद का जो कार्यभार होगा वो उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है कि उनकी जगह पर उनके कार्य का निर्वहन करेगा। और यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय होगा उसका जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। चलिए अब अगला सवाल है दोस्तों कि यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, तो वो पूछा था 2014 के समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, और ये देखिए पुनः 21 में। तो वही जवाब होगा दोस्तों कि भारत के प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति के टॉपिक से संबंधित जितने भी सवाल थे कंप्लीट हुए। अब देखते हैं हम लोग वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति से कितने सवाल पूछे हैं परीक्षा के विगत वर्षों में। पहला सवाल है दोस्तों, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। कारण बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब पूछा है कि उपर्युक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन ए बताया है कि कारण ए और आर दोनों सही हैं, और स्पष्टीकरण कर रहा है कथन का आर, और दूसरा बताया है कि वही बात स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तीसरा बताया है कि ए सही है किंतु आर गलत है। डी कहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। कथन जो है कि कारण की पुष्टि करता है, क्योंकि अनुच्छेद 66 ग के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की जो है कि अर्हता होनी चाहिए, और जबकि 89(1) में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा से सही है। जो है कि कथन दिया है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन बनाया है, दूसरा कथन दिया है कि राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब पूछा गया है कि दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप केवल एक सही है, मतलब कथन 1 केवल सही है, कथन 2 केवल सही है, और दोनों सही है और दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसमें जो है कि केवल कथन 1 जो है वो सही है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन जो ऑप्शन 2 बनाया है, कथन 2, वो कह रहा है कि राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों सदनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में तो नो डाउट दोस्तों कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ ही साथ दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के भी, वो संघ शासित राज्य हैं, उनके भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, वो भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों। तो इस तरह से ऑप्शन 2 है जो आपका ये कथन 2 जो दिया है वो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से केवल एक ऑप्शन ए सही होगा। अब अगला सवाल है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति, पहला दिया है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है, सही बात है। और दिया है कि के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व तो नहीं है, सही बात है दोस्तों। उसके पास जो भी पद और दायित्व होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है।
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। सही बात है कि जब राष्ट्रपति का पद जो है कि रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसके पद का निर्वहन करता है। और राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये दो दोस्तों चारों बातें जो है कि सही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों क्या है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय जो है कि उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है और वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। परंतु उसके पास जो भी शक्तियां होती हैं उसके पास जो है कि उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व तो नहीं होता है। उसके पास जो भी शक्तियां होती हैं वह केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में होती हैं और वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है तथा राष्ट्रपति के पद त्याग और अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में वह अपना कार्य करता है। अब दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल के टॉपिक से जो है कि सवाल हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। ऑप्शन ए बनाया है कि अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। दोस्तों सवाल में पूछा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 75, क्योंकि अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है और 75(1) के में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और अनुच्छेद 75(2) में बताया गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कि अपना पद धारण करेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही होगा। अब अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दूसरा बनाया कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने पिछले प्रश्न की व्याख्या में बताया कि संघ के जो मंत्री होते हैं वो भले ही प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति उन्हें नियुक्ति करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, न कि प्रधानमंत्री। तो इस तरह से केवल एक कथन सही हो गया। मतलब कि संघ जो होता है, संघ का मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि संघ के मंत्री जो होते हैं वे प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करते बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। दोस्तों हमारे संविधान में प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति संसद का सदस्य बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से कि राज्यसभा का भी जो सदस्य होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाता है, लेकिन उसकी जो उम्र होती है बनने की वो न्यूनतम उम्र होती है 30 वर्ष। लेकिन कोई भी व्यक्ति भारत में जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है उसकी न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष। तो मतलब जो भी व्यक्ति अगर लोकसभा का मेंबर चुन लिया जाता है और उसकी अगर इतनी पैठ है कि वह अपने जिस दल से चुना गया उस दल के लोग उसे अपना नेता चुन देते हैं तो वह भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इस तरह से जो उम्र लोकसभा का सदस्य बनने की है वही उम्र जो है कि प्रधानमंत्री के आयु के लिए जो है कि डिजर्व होती है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति जो है कि संसद सदस्य मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो कम से कम 25 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा का है तो कम से कम 30 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। और वह अगर किसी भी सदस्य का सदन नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य वह नहीं है, तब भी वह जो है कि प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। लेकिन उसके लिए तब ये शर्त होगी कि अगले 6 महीने के अंदर वह किसी न किसी सदस्य का जो है कि उसे किसी न किसी सदन का उसे जो है कि सदस्य होना पड़ेगा। और लोकसभा की सदस्यता के लिए उसे न्यूनतम आयु जो है कि हमने बताया कि 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। तो अतः प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए माने जाएंगे न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। ये प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा है। अब दोस्तों अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन में है दोस्तों कि 1 और 2 केवल 1 और 3, 1, 2, 3, 1, 2 और 4, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब है, क्योंकि दोस्तों सभी दिए हुए विकल्प में सभी व्यक्ति जो है कि एक से अधिक बार प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनमें से गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे हैं और बाकी सब लोग जो है कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए
अब अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है। दोस्तों इसमें से ये वाली लाइन जो है, एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है, ये थोड़ा सा टेक्निकल लाइन है। इसका ये कहने का मतलब है कि एक बार अगर वो प्रधानमंत्री थे, फिर दोबारा कोई और बन गया, लेकिन फिर से वह चुन लिए गए, मतलब कि उनके प्रधानमंत्री बनने में अंतर रहा है। एक पद एक बार के टर्म के बाद कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हो, फिर से वो दोबारा बने हो, उनके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें जो दिया है जवाहरलाल नेहरू जब भी थे कंटिन्यू थे, उनके टर्म में कोई भी गैप नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ही बार बने थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और गुलजारी लाल नंदा दोस्तों जो है कि ये 2 बार बने थे, कार्यवाहक भले ही थे। और इंदिरा गांधी भी दोस्तों जो है कि 2 बार, एक बार से अधिक बार बनी हैं, लेकिन और उनके जो है कि बनने में जो है कि गैपिंग भी रही है। और अटल बिहारी वाजपेयी भी दोस्तों जो है कि 1 से अधिक बार बने हैं और उनके भी बनने में गैपिंग रहे। तो इस तरह से 3, 4 और 5, मतलब कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित जो है कि नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी और चौधरी चरण सिंह जी। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन डी जो है कि सही होगा, चौधरी चरण सिंह जी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो है ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और उनके कार्यकाल के दौरान दोस्तों जो है कि लोकसभा की कोई भी बैठक नहीं हुई, इसलिए लोकसभा के निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापसी कर ली जाती है और चौधरी चरण सिंह जो है कि भारत के प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं, अर्थात उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो है कि दोस्तों संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे। अब अगला सवाल जो है वो महान्यायवादी और सीएजी के टॉपिक से है, मतलब कि अटॉर्नी जनरल और सीएजी के टॉपिक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टॉपिक से है। जिनमें से पहला सवाल है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। तो दोस्तों जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। और यह भारत सरकार के, इसका जो काम होता है सीएजी का, वो काम होता है कि भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जो है कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना, तथा राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट जो है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करना। अब अगला जो सवाल है दोस्तों वो है कि भारत के सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ऑप्शन है कि नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त के संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, उपर्युक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो दोस्तों अभी हमने आपको जो कि पहले सवाल के, इसके पहले जो सवाल था उसकी व्याख्या में हमने बताया था, तो उसके अनुसार आपको जो है कि ऑप्शन बी सही होगा कि लोक वित्त के संरक्षक के रूप में। क्योंकि संविधान सभा में जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन जो है कि सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा और वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा, और उसका यह कर्तव्य होगा कि यह देखे कि भारत की जो है कि या किसी राज्य की संचित निधि में से जो है कि समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। मतलब कि जो प्रावधान करे केंद्र की मंत्रिमंडल या राज्य की मंत्रिमंडल, उसी के अनुसार पैसा खर्च किया जाए। इस तरह से वह लोक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है दोस्तों सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की और राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है संसद की। मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के अनुच्छेद 51(1) के तहत दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। और अतः इससे हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर जो उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है वो जो है कि पार्लियामेंट की है, संसद की। दोस्तों अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान न्यायाधिकर्ता और महान न्यायवादी और महाधिवक्ता। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, महान न्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार ये बताया गया है कि भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति जो है कि अटॉर्नी जनरल, जिसे महान न्यायवादी कहा जाता है, की नियुक्ति करता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को जो है कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। और यह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह जो है कि अपना पद धारण करता है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के महान न्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि
कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही बात है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती हैं। अभी हमने आपको व्याख्या में बताया, ये भी बात सही है। अब ऑप्शन सी है क्या, कथन सी है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और चौथा बनाया है कि संसद द्वारा महाभियोग लाकर उसे हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है कि स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 जो है ये गलत है, और बाकी जो है कि पहला और दूसरा सही है। तो इस तरह से हम देखेंगे ऑप्शन ए आपका जो है कि सही हो जाएगा। दोस्तों इसके महान्यायवादी के बारे में जान लीजिए कि महान्यायवादी जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 76 में हमने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसके पद का प्रावधान है। और महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक होती हैं। और भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है, मतलब महान्यायवादी, यह संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह सदन के बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है दोस्तों बनाया है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। वही एक ऐसा मेंबर होता है, वही एक ऐसा अधिकारी होता है जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार जो है कि नहीं होता है। और ये बात जो है कि अनुच्छेद 88 में कही गई है। और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। जबकि इसमें बताया है कि चौथे स्टेटमेंट में कहा है कि संसद द्वारा महाभियोग लाकर उसे हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, उसे हटाया जा सकता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 और 2 ही केवल सही होगा। मतलब कि वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो है कि ज़रूरी होती है। तो इस तरह से दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।